बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन दिस प्लेटफॉर्म। हमने इससे पहले यूनिट नंबर 3 यानी पोएम का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम इसी प्लेटफॉर्म पे इसकी टेक्स्ट पढ़ने जाएंगे। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो एक्सरसाइज है या दीगर कुछ चीज़ें जो हैं उनको हम पढ़ सकें। अ बर्ड केम डाउन द वॉक, यानी एक परिंदा रास्ते में उतरा। अ बर्ड केम डाउन द वॉक, या रास्ते में एक परिंदा उतरा। इसमें लफ्ज ए जो है ये इनडेफिनिट आर्टिकल है। लफ्ज ए इनडेफिनिट आर्टिकल है। एन भी इनडेफिनिट आर्टिकल ही होता है। दोनों किसी पर्टिकुलर नाउन को, किसी स्पेसिफिक नाउन को कॉमन बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी जनरलाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आ बर्ड से मुराद वन ऑफ अ ग्रुप, यानी किसी ग्रुप में से कोई एक। तो हम ए का इस्तेमाल आम बनाने के लिए करते हैं। बर्ड जो है ये एक कॉमन नाउन है। आमतौर पर जब हम टाइटल लिखते हैं, किसी भी लेसन का जब टाइटल लिखते हैं तो उसमें चंद चीजें जो हैं उनको कैपिटलाइज नहीं करते, बाकियों को हम कैपिटलाइज करते हैं। उनके लिए एक एक्रोनीम होता है, कैप। सी से मुराद है कंजंक्शन, ए से मुराद है आर्टिकल, पी से मुराद है प्रेपोजिशन। हम इनको कैपिटलाइज नहीं करते, लेकिन अगर ये शुरू में आ जाए तो इनको हम कैपिटलाइज जरूर करते हैं। जैसे ए जो है अब शुरू में आ गया है तो इसे कैपिटलाइज करेंगे, लेकिन यही ए अगर आगे चलकर आ जाए तो फिर हम इसे स्मॉल ही रहने देंगे। अ बर्ड केम डाउन द वॉक। बर्ड परिंदा, कॉमन नाउन। केम इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऐसा वर्ब जिसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े। केम डाउन द वॉक, इसमें लफ्ज डाउन जो है, अगर मैं डाउन द वॉक पूरे को अगर एलेबोरेट करूं तो ये एक एडवर्बियल फ्रेज बन जाती है, यानी ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस बन जाती है। परिंदा कहाँ पर उतरा, किस जगह पर उतरा, उस प्लेस का जिक्र करने के लिए ये पूरी फ्रेज जो है एडवर्बियल फ्रेज बन जाती है। तो एडवर्ब जो होता है, अगर ये डाउन है, डाउन दरअसल प्रेपोजिशन है। मैं ऑलरेडी बयान कर चुका हूं कि प्रेपोजिशन जो होती है वो भी स्मॉल की जाती है, लेकिन यहाँ पर डाउन प्रेपोजिशन को गलती से शायद इसका डी जो है वो कैपिटलाइज कर दिया गया है, इसे एडवर्ब समझते हुए। एडवर्ब ये तब बनेगा जब डाउन द वॉक, डाउन द वॉक ये पूरा मिलाकर एडवर्बियल फ्रेज बनती है। वैसे ये प्रेपोजिशन है द वॉक, इसमें दी जो है ये डेफिनिट आर्टिकल है। चाहे आर्टिकल इनडेफिनिट हो चाहे डेफिनिट हो, दोनों आर्टिकल जो हैं वो स्मॉल होंगे अगर विद इन द टाइटल आ जाए, लेकिन अगर शुरू में आ जाए तो फिर इनको भी हमने कैपिटलाइज करना है। यहाँ पर वॉक जो है ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, कॉमन नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इसे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कह सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो भी कॉमन नाउन ही होता है। तो नाउन जो है उसका भी पहला लेटर हमने कैपिटलाइज करना होता है। तो मतलब क्या बनता है जी, रास्ते में एक परिंदा उतरा। हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि ये पोएम जो है एमिली डिकिंसन ने लिखी है। हम टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो इससे पहले हमें प्री रीडिंग क्वेश्चन जो हैं वो देखने होंगे जो टाइटल के हवाले से हैं। पहला क्वेश्चन है, What is your initial reaction to the title A Bird Came Down the Walk? Does it evoke any specific imagery or emotions? आपका टाइटल के बारे में इब्तिदाई रद्द-ए-अमल क्या है? टाइटल क्या है जी, A Bird Came Down the Walk? क्या ये किसी किस्म के ख़ास इमेजरी को या ख़ास किसी इमोशन को जाहिर करता है, किसी जज्बे को जाहिर करता है,
इमेजरी के बारे में भी हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं लेक्चर के अंदर। इमेजरी जो है वो ऐसी लाइन, ऐसा वर्ड जिसे पढ़ते ही हमारे जहन में कोई खाका बन जाए, विजुअल इमेज बन जाए। हमारी जो फाइव सेंसेस हैं उनमें से कोई ना कोई सेंस जो है वो एक्टिव हो जाए, उसे हम इमेजरी का नाम देते हैं। वो कहता है क्या किसी किस्म की इमेजरी को ये इवोक करता है टाइटल, या किसी किस्म के इमोशंस को इवोक करता है या नहीं। तो इसका आंसर जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया है कंसाइज किस्म का। इनिशियली द पोएम जस्ट पॉइंट्स टू एन ऑर्डिनरी सीन ऑफ आवर यूजुअल लाइफ। यानी इब्तदाई तौर पर तो ये जो नज्म है एक आम से मंजर को बयान करती है, ऑफ यूजुअल लाइफ, यानी जो आम जिंदगी है हमारी, उनके एक आम से मंजर को, मामूली से मंजर को बयान करती है। बट इन फैक्ट इट इंडिकेट्स अ विजुअल इमेजरी। लेकिन दर हकीकत ये एक विजुअल इमेजरी ऐसी इमेजरी जो हमारी आंखों के सामने हमें दिखाई देनी शुरू हो जाए, उसे विजुअल इमेजरी का नाम देते हैं। तो ये एक विजुअल इमेजरी की तरफ भी इशारा करती है। एट द सेम टाइम, साथ ही, इट स्टर्स अ सडन इमोशन। ये एक अचानक जज्बे को भी उभारती है। इट डाइवर्ट्स आवर अटेंशन टू द फैक्ट, यानी ये हमारी तवज्जो इस हकीकत की तरफ दिलाती है, दैट एन एन ऑर्डिनरी अननोटिस इवेंट कैन बिकम सिग्निफिकेंट, कि एक मामूली सा अननोटिस किस्म का वाकया जो है वो भी बड़ा खास बन सकता है। तो टाइटल के अंदर ये चीज छुपी हुई है। आगे अगर हम देखें, लिखा हुआ है व्हाट डज द टाइटल सजेस्ट अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द पोइम। नज्म के सब्जेक्ट के बारे में, उन्वान के बारे में टाइटल हमें क्या सजेस्ट करता है। इज इट स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्या ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और डज इट हिंट एट समथिंग डीपर, या ये किसी गहरी बात की निशानदेही करता है। अपेरेंटली, यानी बज़ाहिर, द टाइटल सजेस्ट द स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्ट। ये जो टाइटल है, ये जो उन्वान है, ये तो सीधे साधे मौजू को बज़ाहिर तो सजेस्ट करता है, लेकिन बाद में ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है। इट मेक्स थिंक दैट बर्ड्स ऑफन डू कम डाउन द वॉक। परिंदे अक्सर चहलकदमी में रास्ते पर आ जाया करते हैं, जरूर आते हैं। बट दिस कमिंग डाउन मे नॉट बी सिंपल, लेकिन ये जो नीचे आना है, इस परिंदे का ये जो नीचे आना है, ये सिंपल नहीं हो सकता। इट मे कैरी अ डीपर मीनिंग, इसमें कोई ना कोई गहरा मीनिंग छुपा हुआ हो सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ डज द टाइटल सेट द टोन फॉर द पोएम। इज इट कैजुअल, फॉर्मल, और समथिंग एल्स। वो कहता है कि क्या पोएम का की जो टोन है, क्या जो टाइटल है वो पोएम के लिए टोन सेट करता है, कि टोन कैसी होनी चाहिए, पोएम की आगे टेक्स्ट कैसी होनी चाहिए, क्या कोई इस किस्म की हेल्प करता है टाइटल। इज इट कैजुअल, क्या ये महज एक इत्तेफाकी किस्म की है, आम सी है, फॉर्मल, रस्मी सी है, और समथिंग एल्स, या फिर कुछ और है, या फिर ये कुछ और है। द टाइटल सेट्स अ कैजुअल येट थॉटफुल टोन। टाइटल जो है कैजुअल टोन तो सेट करता है, लेकिन फिर भी फिक्र अंगेज, पुरफिक्र या पुरसोच किस्म की टोन सेट करता है, यूजिंग सिंपल लैंग्वेज, सादा सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके, टू शो क्यूरियोसिटी, जिसके अंदर तजस्सुस भी हो, एंड इनवाइट रीडर्स, और इसके अलावा रीडर्स को इनवाइट भी करता है, टू क्वाइटली ऑब्जर्व एन ऑर्डिनरी मोमेंट इन नेचर, के फितरत के अंदर मौजूद एक मामूली से लम्हे को खामोशी से बड़े पुरसकून अंदाज में ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। आगे देखें, हमारा क्वेश्चन है कि हाउ डज द सिंप्लिसिटी ऑफ द टाइटल कंट्रास्ट विद द पॉसिबल कम्प्लेक्सिटी ऑफ द पोएम्स थीम्स। वो कहता है कि टाइटल की जो सादगी है, जिस तरह टाइटल सादा है, ठीक है, किस तरह ये इख्तिलाफ रखता है या किस तरह मुख्तलिफ है विद द पॉसिबल कम्प्लेक्सिटी ऑफ द पोएम्स थीम्स, यानी पोएम के जो मौजूआत हैं उसकी मुमकिना जो कम्प्लेक्सिटी का मतलब पेचीदगी है, उसके साथ कैसे इसका इख्तिलाफ होता है। कंसीडर हाउ अ seemingly सिंपल ऑब्जर्वेशन कुड लीड टू डीपर रिफ्लेक्शन, यानी गौर कीजिए कि कैसे बज़ाहिर एक सादा सा मुशाहिदा गहरे रिफ्लेक्शन यानी गहरे सोच विचार की तरफ ले जा सकता है।
तो इसका आंसर है द प्लेन टाइटल ड्राज अस इन जेंटली वाइल द पोएम इट्स हैव encouraged us to look beneath the surface for layers of the meaning about freedom, fragility and the connection between humans and nature। यानी जो प्लेन टाइटल है, सादा सा जो टाइटल है, ड्राज अस इन जेंटली, यानी बड़ा आहिस्तगी से हमें खींच कर ले जाता है, जबकि पोएम आज खुद जो है वो हम हमारी हौसला अफजाई करती है कि मीनिंग की जो लेयर्स हैं, मीनिंग की जो तहें हैं, उनकी सतह से नीचे तक देखें, जो कि हैं फ्रीडम के बारे में, फ्रेजिलिटी नज़ाकत यानी नाजुकपन के बारे में, एंड द कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, और इसके अलावा इंसानों और फितरत के दरमियान जो कनेक्शन है उसके बारे में है। वो कहती है, वो पोइम हमें ये कहती है कि इन मीनिंग्स के ऊपर आपने गौर करना है। आगे क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज माइट द टाइटल रिफ्लेक्ट द ब्रॉडर थीम्स ऑफ द पोएम सच एज द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर और द आइडिया ऑफ सीइंग द एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन द ऑर्डिनरी। वो कहता है कि किस तरीके से टाइटल जो है वो अक्कासी करता है पोएम के वसी तर जो मौजूआत हैं उनको, किस तरह टाइटल जो है नज्म के वसी मौजूआत की अक्कासी करता है, जैसा कि दोस्ती किस किस के दरमियान, इंसानों के दरमियान और फितरत के दरमियान, और द आइडिया ऑफ सीइंग द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन द ऑर्डिनरी, एक आम सी चीज में गैर मामूली चीज देखने का जो आइडिया है, या या इसको, इन मौजूआत के ऊपर हमें सोच विचार करने पर मजबूर करता है। तो आंसर इसमें लिखा हुआ, द टाइटल सेट्स अप द पोएम एज अ मेडिटेशन ऑन हाउ स्मॉल एवरीडे इवेंट्स कैन होल्ड प्रोफाउंड ट्रुथ्स अबाउट फ्रीडम, ब्यूटी एंड आवर प्लेस इन द नेचुरल वर्ल्ड। टाइटल जो है वो नज्म के लिए सेट्स अप द पोएम, यानी टाइटल नज्म को सेटअप करता है एज अ मेडिटेशन, यानी एक सोच विचार के तौर पर, सोच विचार के तौर पर नज्म को सेटअप करता है कि कैसे छोटे से रोजमर्रा वाकयात जो हैं वो गहरे हकायक अपने अंदर छुपाए हुए होते हैं, जो आज़ादी के बारे में होते हैं, जो खूबसूरती के बारे में होते हैं, और जो फितरी दुनिया है उसमें हमारा क्या मकाम है उसके बारे में होते हैं। अब जरा आगे चलते हैं। अ बर्ड केम डाउन द वॉक, अ बर्ड केम डाउन द वॉक, केम डाउन का मतलब अराइव्ड और डिसेंडेड, डिसेंडेड। इसमें लफ्ज वॉक जो है नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है पाथ या वॉक वे। आखिर पर ये जो डैश का इस्तेमाल किया गया है और इसके अलावा वॉक को का डब्ल्यू जो है ये कैपिटल क्यों किया गया है, जस्ट टू गिव इट इम्पोर्टेंस, इसे सिर्फ अहमियत देने के लिए। ठीक है, और आखिर पर डैशेस का इस्तेमाल क्यों किया गया है, इसके मैंने पैरेलल में लिखा हुआ है, रीडर्स को मजबूर करने के लिए कि वो रुक जाए और गौर व फिक्र करे बिफोर मूविंग ऑन फॉर द केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ टाइनी डिटेल, यानी जो छोटी छोटी भी डिटेल्स हैं उनके ऊपर मोहतात मुशाहिदे के लिए रुक जाए, इससे पहले कि वो रवाना हो, रवाना होने से पहले थोड़ी देर के लिए रुक जाए और गौर व फिक्र करे। वॉक जो है ये पाथ या पाथ वॉक वे को कहा जाता है, यानी रास्ता या चहलकदमी, चहलकदमी वाला जो रास्ता होता है। एक परिंदा सरे राह उतरा, या एक परिंदा रास्ते में उतरा। ही डिड नॉट नो आई सॉ, वो नहीं जानता था आई सा कि मैंने देखा। आगे फिर डैश का इस्तेमाल है, ही बिट एन एंगल वर्म इन हाफ्स, बिट का लिख लें निप्ड और कट, हाफ्स का लिख लें टू पार्ट्स या पीसेस, टू पार्ट्स या पीसेस। इसमें लफ्ज जो, अगर मैं इसकी बाद में इसकी उर्दू ट्रांसलेशन जो है वो सारी दोबारा करता हूँ। एंगल वर्म जो है ये कैपिटल क्यों किया गया है, एक कैपिटल टू गिव डिग्निटी या इंडिविजुअलिटी। ठीक है, ये एंगल वर्म, एंगल वर्म जो है ये भी हालांकि जस्ट एक कीड़ा है, लेकिन इसको भी इस लाइन के अंदर अहमियत दी गई है। मतलब अगर आप पोएम के इतनी तीन तीन लाइनों के अंदर अंदर आप ऑब्जर्व कर लेंगे कि वो कितनी मामूली चीज़ों को भी अहमियत दे रही है एमली,
कितनी मामूली चीजों को भी अहमियत दी जा रही है। हाफ्स का लिख लें टू पार्ट्स या पीसेस। ही बिट एन एंगल वर्म इन हाफ्स। उसने एक कीड़े को इन हाफ्स, दो टुकड़ों में काटा। एंड एट द फेलो रॉ। रॉ का लिख लें अनकुक्ड और फ्रेश। एंड एट द फेलो रॉ, और उसको कच्चा ही खा गया। उसको कच्चा ही खा गया। तो यहाँ पर मीनिंग इसका क्या बना? उर्दू में भी इसको थोड़ा सा पैराफ्रेज टाइप मैंने किया है। अ बर्ड केम वॉकिंग ऑन द पाथ। It didn't notice I was watching. It grabbed a worm, split it into two, and ate it uncooked. एक परिंदा रास्ते पर उतरा। उसे मालूम न था कि मैं देख रहा हूँ। उसने एक कीड़ा दो हिस्सों में काटा और उसे कच्चा खा लिया। मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ। अच्छा जी, ये था फर्स्ट स्टैंजा। आगे देखें। एंड देन ही ड्रैंक अ ड्यू। ड्यू का लिख लें मॉइस्चर और ड्रॉप्स। मॉइस्चर और ड्रॉप्स। एंड देन ही ड्रैंक अ ड्यू। फिर उसने शबनम का एक कतरा पिया। शबनम का एक कतरा पिया। फ्रॉम अ कन्वीनियंट ग्रास। फ्रॉम अ कन्वीनियंट ग्रास। कन्वीनियंट का लिख लें हैंडी और नियर बाय। हैंडी और नियर बाय। तो एंड देन ही ड्रैंक अ ड्यू, फिर उसने शबनम का कतरा पिया या शबनम का पानी पिया। फ्रॉम अ कन्वीनियंट ग्रेस। कन्वीनियंट का मतलब हैंडी या नियर बाय, करीब ही घास से उसने शबनम का पानी पिया। एंड देन हॉप्ड साइड वाइज टू द वॉल। हॉप्ड का लिख लें लीप्ड, लेफ्ट, स्किप्ड। एंड देन हॉप्ड, लेफ्ट और स्किप्ड। साइड वाइज का साइडवेज या टू द साइड। एंड देन हॉप्ड और फिर उछला साइड वाइज एक तरफ टू द वॉल, दीवार की जानिब। साइड वाइज दीवार की जानिब। और फिर वो उछल कर एक तरफ दीवार की जानिब हो गया। टू लेट अ बीटल पास। लेट का मतलब, लेट पास का मतलब गुजरने देने के लिए। अब बीटल, बीटल कहते हैं भंवरे को। भंवरा जो है ये भी कीड़ा है। ठीक है। एक भंवरे को गुजरने देने के लिए उछल कर एक तरफ हो गया दीवार की जानिब। तो इसकी भी ये देखें पैराफ्रेज कुछ इस तरह। देन द बर्ड सिप्ड सम ड्यू फ्रॉम द नियर बाय ग्रास। परिंदे ने करीबी घास से कुछ शबनम पी। देन इट जम्प्ड टू द साइड टू अ बीटल कुड गो बाय। देन इट, ताकि किसी भंवरे को गुजरने दे सके इसलिए वो एक तरफ हट गया। फिर उसने घास पर मौजूद शबनम का कतरा पिया। फिर वो एक तरफ को उछला ताकि एक भंवरा गुजर सके। नेक्स्ट है हमारा ही ग्लैंस विद रैपिड आइज। ग्लैंस का लिख लें लुक्ड क्विकली और पीप्ड। रैपिड का मतलब क्विक और स्विफ्ट। ही ग्लैंस विद रैपिड आइज। उसने जल्दबाजी वाली निगाहों से देखा या सरसरी निगाह डाली। दैट हरीड ऑल अराउंड। हरीड का लिख लें रश्ड और डार्टेड। जो इर्द गिर्द, जो इर्द गिर्द घूम रही थी, इर्द गिर्द तेजी से देख रही थी। आगे है डैश। दे लुक्ड लाइक फ्राइटेंड बीड्स आई थॉट। मैंने सोचा कि ये तो खौफजदा बीड्स का मतलब पर्ल्स और ड्रॉप्स, ये तो खौफजदा मोतियों की तरह दिखाई दे रही हैं, यानी आंखों को। ठीक है। तो ये एक किस्म की सिमिली यहाँ पर बयान की गई है। एक्सप्लेनेशन के अंदर हम इनका जिक्र भी करेंगे। ही स्टर्ड हिज वेलवेट हेड। स्टर्ड का लिखने मूव्ड, शिफ्टेड। वेलवेट का मतलब सॉफ्ट और स्मूथ। उसने अपना मखमल जैसा सर, मखमल जो है वो आपको पता है कि नरम सा एक फैब्रिक होता है,
तो मखमल जैसे सर को उसने जुम्बश दी या हरकत दी। अब इसके जरा पढ़ लेते हैं। द बर्ड लुक्ड अराउंड क्विकली विद नर्वस eyes that moved like scared little beads. He slightly moved his soft head. उसने तेजी से चारों तरफ देखा, आंखें ऐसे हरकत कर रही थी जैसे डरे हुए मोती। फिर उसने अपना सर जरा सा हिलाया। लाइक वन इन डेंजर, कॉशियस। डेंजर का लिख लें रिस्क और थ्रेट। कॉशियस का है केयरफुल और वॉचफुल। लाइक वन किसी ऐसे शख्स की तरह या किसी ऐसे जानवर की तरह। इन डेंजर जो खतरे में हो। कॉशियस और होशियार हो, मोहतात हो। आई ऑफर्ड हिम अ क्रम। ऑफर्ड का लिख लें प्रेजेंटेड या गेव। क्रम टाइनी पीस या मॉर्सल, यानी रोटी का छोटा सा टुकड़ा मैंने पेश किया। एंड ही अनरोल्ड हिज फेदर्स। अनरोल्ड का लिख लें स्प्रेड आउट और अनफोल्डेड। और उसने अपने परों को खोला। एंड रोड हिम सॉफ्टर होम। रोड का लिख लें ग्लाइडेड और सेल्ड। रोड, ग्लाइडेड एंड सेल्ड। होम का शेल्टर और नेस्ट, यानी बड़ी नरम मिजाजी से, बड़ी आसानी से घर जाने के लिए उसने अपने परिंदों, अपने परों को खोला। तो इसको जरा देख लेते हैं, इसकी ट्रांसलेशन भी। एज इफ ही सेंस्ड डेंजर, गोया उसने वो खतरा महसूस कर लिया हो। एंड वह बीइंग केयरफुल और मोहतात हो रहा हो। आई ऑफर्ड हिम सम फूड। मैंने उसे कुछ फूड जो है वो पेश की। इंस्टेड ही स्प्रेड हिज फेदर्स एंड ग्लाइडेड सॉफ्टली बैक होम। इसकी बजाय उसने अपने परों को फैलाया। एंड ग्लाइडेड सॉफ्टली बैक होम, और बड़े आराम से वो घर की तरफ चल पड़ा। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टैंजा है। देन ओज डिवाइड द ओशन। देन कंपैरेटिव डिग्री है। आगे अगर हम गौर करें तो लिखा हुआ था सॉफ्टर, पिछले स्टैंजा में सॉफ्टर, तो यहां पर है देन। यानी उसके पर जो हैं, उसने पर खोले घर जाने के लिए। ठीक है, जिस तरह पर जो है उसे घर ले जाने के लिए हैं। ठीक है। देन ओर्स डिवाइड द ओशन, ये कंपैरिजन है अब ओर्स के साथ। ओर्स कहते हैं पैडल्स को, चप्पुओं को। कश्ती को चलाने के लिए जो चप्पू होते हैं। डिवाइड, डिवाइड का मतलब सेपरेट या पार्ट, यानी समंदर को तकसीम करने के लिए, करने, यानी बनिस्बत उसके कि जिस तरह चप्पू समंदरों को चीरते हैं या दो तरफ तकसीम कर देते हैं, दो हिस्सों में तकसीम करते हैं चप्पू, ताकि कश्ती आगे मूव कर सके। टू सिल्वर फॉर अ सीम। सीम का लिख लें लाइन और मार्क। ये लाइन और मार्क कौन सा होता है? जब समंदर को जब चप्पू जो है वो समंदर को चीरते हैं तो दरमियान में जो लाइन बनती है, उस उसको रोशन लाइन का नाम दिया गया है। ठीक है। एक दर्ज, एक सुराख को कहा जाता है। एक लाइन, एक दराड़। ठीक है, एक दराड़ जो कि बहुत ही रोशन हो। और बटरफ्लाइज, या फिर उन तितलियों की मानिंद। ऑफ बैंक्स ऑफ नून। नून का लिख लें मिड डे या सनलाइट, यानी दोपहर के वक्त किनारों से उड़ती हुई वो तितलियां। लीव प्लैशलेस एज दे स्विम, यानी जैसे जैसे वो तैरती हैं। प्लैशलेस का लिख लें विदाउट स्प्लैश या साइलेंट, यानी बगैर किसी झमाके, बगैर किसी शोर के। जब वो तैरती हैं तो उनका कोई शोर नहीं होता। तो वो कहता है कि उनसे भी ज्यादा सॉफ्टर तरीके से वो आगे परिंदा बढ़ता है। He flew away more smoothly than oars moving through the ocean or butterflies moving silently through the air in sunlight. वो कहता है कि उन चप्पू वो चप्पू जो समंदर को दो हिस्सों में तकसीम करते हुए कश्ती को आगे बढ़ाकर ले जाते हैं, या वो तितलियां जो धूप में हवा में से खामोशी से गुजरती हुई उड़ती हैं, उनसे भी ज्यादा स्मूथली वो परिंदा उड़ गया, ऊपर को उड़ गया।
अब जरा वापस आते हैं वाइल रीडिंग क्वेश्चन की तरफ एक नजर। व्हाट डज द बर्ड डू आफ्टर इट कम्स डाउन टू द वॉक? यानी जब ये सरे राह उतरता है तो परिंदा पहला काम करता क्या है? ठीक है। इट ईट्स अ वर्म, ड्रिंक्स ड्यू, हॉप्स असाइड फॉर अ बीटल, एंड लेटर फ्लाइज अवे सॉफ्टली। यानी यानी ये क्या करता है परिंदा उतरने के बाद? ये उसके जितने भी एक्शन हैं उसका जिक्र है। एक कीड़े को खाता है, शबनम का पानी पीता है, एक भंवरे को गुजरने के लिए उछल कर एक तरफ हो जाता है और बाद में आराम से उड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है जी, हाउ डज द स्पीकर इंटरेक्ट विद द बर्ड? परिंदे के साथ स्पीकर जो है वो कैसे ताल्लुक कायम करने की कोशिश करता है? द स्पीकर क्वाइटली ऑब्जर्व एंड ऑफर्स इट अ क्रम। यानी जो स्पीकर है वो खामोशी से मुशाहिदा भी करता है और इसे रोटी का एक टुकड़ा पेश करता है। लेकिन बट द बर्ड फ्लाइज अवे, लेकिन परिंदा जो है वो उड़ जाता है। वजह क्या है? क्योंकि वो कॉशियस है, वो मोहतात है। राइम स्कीम इसके अंदर क्या है? राइम स्कीम क्या है जरा पहले स्टैंजा से ही हमें पता चल जाएगा। आखिर पर है, पहली लाइन के आखिर पर है वॉक, ये ए हो गया। दूसरी लाइन के आखिर पर है सॉ, ये बी हो गया। ये दोनों आपस में मिलते नहीं है इसलिए इनके नाम अलग अलग होंगे, यानी साउंड इनका आपस में मिलता नहीं, इसलिए हम इनके अलग अलग नाम रखेंगे। वॉक, सा, आगे हाव जो है ये पिछले दोनों वर्ड्स के साथ नहीं मिल रहा, इसलिए सी हो जाएगा। आगे रॉ जो है ये दूसरी लाइन के आखिरी वर्ड यानी सौ से मिलता जुलता है, लिहाजा हमारी जो राइम स्कीम बनती है चारों लाइन के लिए वो ए बी सी बी है। ए बी सी बी, यानी दूसरी लाइन का आखिरी और चौथी लाइन का आखिरी वर्ड जो है वो आपस में राइम्ड हैं। ए बी सी बी। आगे, हाउ डज द राइम स्कीम कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल फ्लो एंड रिदम ऑफ द पोएम? यानी ये जो राइम स्कीम होती है वो पोएम के ओवरऑल फ्लो के लिए और इसके रिदम के में किस तरह हिस्सा डालती है, किस तरह? इट गिव्स द पोएम अ लाइट म्यूजिकल फ्लो मैचिंग द बर्ड्स ग्रेसफुल मूवमेंट। यानी ये जो नज्म है ये नज्म को अलाइड यानी एक हल्का सा म्यूजिकल फ्लो यानी मौसीकियाती किस्म का फ्लो पेश करती है, जो कि परिंदे के की बावकार जो हरकतें हैं, खूबसूरत जो हरकतें हैं उनके साथ मुमासलत रखती हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सप्लेनेशन पर चलेंगे। उम्मीद है कि आज की टेक्स्ट से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो भी बहुत फ्रूटफुल होगी और इंशाल्लाह वीडियो जो है वो अब बाकायदगी से आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, आगे शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे लोग जो हैं वो भी इससे बेनिफिट हो सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।